हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 2 वैद्य स्तर वैद्युर्भव एवं धारिता चल रहा है। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा संधारित्रों के संयोजन में हम पढ़ेंगे आज समांतर क्रम संयोजन कि संधारित्रों को समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है और इसकी तुल्य धारिता के लिए व्यंजक क्या होता है। इस सब के बारे में हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। इसलिए और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था संधारित्रों का श्रेणी क्रम, तो प्लीज यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो इस डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर की लिंक दी हुई है, तो उस पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना ये टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, हम कैसे जोड़ते हैं, देखिए। लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कैसा वो सका हो, जब तुम देखो तभी तो समझ में आ कि चित्र कैसा बनाऊंगा। अदा गलत किए, ये बन गई पृथ्वी। इतनी बड़ी पृथ्वी इतने समय बना ली हमने। C1, ये है C2, ये है आपका C3, ठीक है। और ये है इसके बीच में क्या, विभवांतर। ये है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस 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 माइनस, यहाँ पे प्लस 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 माइनस 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 माइनस। अच्छा, यहाँ पे बिंदु, अब इसका वितरण होना है। Q1
ये हो जाएगा Q2, ये बन जाएगा आपका Q3। चेक करो। देखो, तो ये है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे में जुड़ते जाओ तो समांतर क्रम संयोजन, और ऐसे सीधे जोड़ते जाओ तो क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, ऐसे सीधे जोड़ो तो क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन, और ऐसे जोड़ो तो समांतर क्रम संयोजन। आपको ध्यान रखना है, बच्चे उल्टा कहते कि श्रेणी में समांतर कर देते और समांतर में श्रेणी बोल देते, है ना? ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना है। श्रेणी, श्रेणी माने कैसी? एक ही लाइन में। श्रेणी माने क्या होता है? एक ही लाइन में, है ना? और समांतर, समांतर का मतलब होता है पहला, उसी के नीचे दूसरा, उसी के समांतर तीसरा। ठीक है, तो समांतर क्रम का मतलब ये होता है, श्रेणी का मतलब सीधे एक लाइन में। तो देखिए, ये आपके तीन संधारित्र, कौन सा? C1, C2 और C3 काय में जोड़ दिया हमने? समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, इन संधारित्रों की प्रत्येक प्लेट को हमने बिंदु A से जोड़ दिया, और दूसरी मतलब संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A से जोड़ दिया, और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को कैसे जोड़ दिया? बिंदु B से जोड़ दिया। हमने क्या किया? बिंदु A को प्लस Q आवेश दे दिया, और बिंदु B का संबंध कहां से कर दिया? पृथ्वी से कर दिया। यहाँ पृथ्वी लिखा नहीं है, लिखना पृथ्वी। क्लियर? और कोई दिक्कत? इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। तो पेपर में पूछ सकता है कि, पेपर में ऐसा पूछ सकता है कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या है, इसकी तुल्य धारिता के लिए व्यंजक निगमन कीजिए। ठीक है, तब आपको बताना। तो डेफिनेशन यदि आपको लिखना हो तो लिख सकते हो कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A से तथा दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ दिया जाता है। इसी क्रम में अन्य संधारित्र भी हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया जाता है, और तथा बिंदु B का जो संबंध है वो कैसे कर दिया जाता है? पृथ्वी से कर दिया जाता है। इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आ गई? लिख दोगे ना परिभाषा? एक बार फिर से सुन लो। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A से तथा दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसी क्रम में अन्य संधारित्र भी जोड़ सकते हैं। अब बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया जाता है, और तथा बिंदु B का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं बेटा? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। चीजें क्लियर है? समझ में आई कि नहीं? ये देखो, काल इतनी रेस्ट है, काल दिखाते हैं। ठीक है, बाद में बना लीजिए, बने बनाए हैं बेटो। अब देखो, अब क्या करना है? धारिता के लिए व्यंजक की हेडिंग डालेंगे। काय के लिए? धारिता के लिए। ठीक है, तो वहां लिखेंगे कि माना कि तीन संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। माना कि तीन संधारित्र समांतर क्रम में तीन ही जोड़े के 5? कितने जोड़े? 3 है ना? तो वही लिखना है आपको कि माना कि तीन संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 है। क्लियर? ठीक है, फिर इसके बाद जब बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया जाता है, जब बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया जाता है, ठीक है ना? तो जब बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया जाता है, तब स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर धनावेश तथा दूसरी प्लेट पर क्या होता है? दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर ऋणावेश, और बाहरी तल पर क्या होता है? धनावेश प्रेरित हो जाता है। थोड़ा एक्स्ट्रा भूल गए, है ना? जब बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर ऋणावेश और तथा बाहरी तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है,
चूंकि बिंदु बी का जो संबंध है वो कहां से होता है, पृथ्वी से होता है, इसलिए प्रेरित धनावेश कहां चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, और प्रत्येक प्लेट के आंतरिक तल पर ऋणावेश शेष बचता है। हाँ, दूसरे संधारित्र की प्रत्येक प्लेट के आंतरिक तल पर ऋणावेश शेष बचता है। बे तो वो तो बे की बात है, कछु भी बोल दो, ठीक है ना। प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट पर बचा ही रहो, चाहे दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर बोल दो, ठीक है ना। शॉर्ट में करने से प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट पर कर दो, क्या प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट पर ऋणावेश शेष बचता है। क्लियर, ठीक है। अब देखिएगा, आप चाहो तो एक बार फिर से देख सकते हो कि माना कि 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं। देख रहे धारिताएं, ठीक है। इसके बाद हाँ, जब बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर ऋणावेश तथा बाहरी तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि बिंदु बी का संबंध पृथ्वी से होता है, इसलिए प्रेरित धनावेश पृथ्वी में चला जाता है और बिंदु प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर ऋणावेश क्या होता है, शेष बचता है। इसके बाद फिर क्या है, हाँ ठीक है। अब देखो, आपने एक चीज और देखी होगी, क्या देखी होगी कि जैसे हमने बिंदु ए को क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू आवेश कितनी जगह बढ़ गया, 3 जगह। कितनी जगह बटा है, 3 जगह। देखो, पहले संधारित्र में Q1 के रूप में आवेश जा रहा है कि नहीं, दूसरे संधारित्र में आवेश Q2 के रूप में जा रहा, और तीसरे संधारित्र में आवेश Q3 के बारे में के रूप में जा रहा है। मतलब 3 रूप में आवेश क्या हो गया, विभाजित हो गया। तब इस संयोजन में उपस्थित कुल आवेश कितना है, हम वो निकालेंगे, ठीक है। तब इस संयोजन में उपस्थित कुल आवेश, आप बीच में एक लाइन और भी जोड़ सकते हो बीच में, कि जैसे आपको यदि लिखना हो तो लिख सकते हो कि जब बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है, तो वह आवेश 3 रूप में वितरित हो जाता है, ठीक है। पहले संधारित्र के लिए Q1, दूसरे संधारित्र के लिए Q2 और तीसरे संधारित्र के लिए Q3 के रूप में वितरित हो जाता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, और नहीं लिखना तो कोई जरूरी नहीं है, जितनी बड़ी भाषा लिखोगे उतनी फिर चक्रव्यूह में फंसोगे, ठीक है ना। तो जितना हमने बता दिया उतना आपको याद करना है, और फिर आपको लास्ट में लिखना है कि तब इस संयोजन में उपस्थित कुल आवेश। तो जब 3 आवेश हो, 3 आवेश का कुल आवेश क्या मानेंगे, Q, ठीक है ना। तो कुल आवेश को क्या बोल रहे हैं हम, Q बोल रहे हैं। तो Q बराबर कितना बनेगा आपका, Q1 और प्लस कितना होगा, Q2, है ना, और प्लस कितना होगा बेटा, Q3। एक केसा नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। बताइए, इतने में कोई दिक्कत है? आपके पास आवेश 3 रूप में विभाजित होगा, तो तीनों आवेशों का कुल आवेश किसके बराबर मानेंगे हम, Q के बराबर। तो कुल आवेश Q बराबर हम तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 21 नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। फिर से सूत्र वही लगाइए, क्या, चूंकि आप जानते हो कि C बराबर कितना होता है, Q अपॉन V, सबको पता है C बराबर कितना होता है, Q अपॉन V। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर समीकरण में क्या है हमारे पास, आवेश, तो हमें किसका मान चाहिए, आवेश का चाहिए। तो बताइए, अगर मान लो कि हम Q का मान निकालें तो V का C में गुणा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो Q बराबर कितना निकल के आएगा, Q बराबर आएगा C इंटू V। कितना आएगा, C इंटू V। तो अब इस सूत्र से आप पहले संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए और तीसरे संधारित्र के लिए क्या निकाल सकते हो, आवेश निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले संधारित्र के लिए आवेश कितना होगा, Q1 बराबर C1 और कितना आएगा, V। क्लियर, अच्छा। दूसरे संधारित्र के लिए आवेश कितना आएगा, Q2 बराबर कितना आएगा, C2 इंटू V, ठीक है। और तीसरे के लिए क्या आएगा, Q3 बराबर C3 इंटू V, ठीक है। इसमें हमने विभवांतर की चर्चा नहीं की थी, तो आपको उसी भाषा में जोड़ देना है, मतलब लिखना है, क्या लिखना है कि प्रत्येक संधारित्र के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी है, ठीक है। ये भी लिख देना आप आवेश की पहले। हमने यहाँ बोला था कि उसमें पृथ्वी में चला जाता है
और यहाँ पर ऋणावेश शेष बचता है। ठीक है, अब प्रत्येक संधारित्र के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या है? भी है? बस फिर इसके बाद कुल आवेश उपस्थित निकाल लेना। चलो देखो इनके मान Q1 Q2 Q3 जो है वो कहाँ दे दो? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रख दो मान, समीकरण 1 से। चलिए मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है बेटा? Q बराबर, अच्छा Q1 है ना तो क्या आएगा? C1 भी, प्लस Q2 है तो क्या आएगा? C2 भी, और प्लस Q3 है तो क्या आएगा? C3 भी। क्लियर? अब Q बराबर यहाँ क्या निकाला हमने? C इंटू भी, तो Q के स्थान पर क्या रख दो? C इंटू भी बराबर C1 भी, और प्लस कितना होगा? C2 भी, और प्लस कितना होगा? C3 भी। कोई दिक्कत है? हाँ, C भी बराबर भी क्या ले लो? कॉमन ले लो, तो क्या बना? C1 प्लस C2 प्लस और कितना आया? C3। ठीक है, B से भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बचा क्या? C बराबर C1 प्लस C2 और प्लस कितना आएगा? C3। और यही क्या है? संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का अभीष्ट व्यंजक है। अच्छा, रिजल्ट लिखना हो तो C क्या है? तुल्य धारिता, और C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या है? मतलब समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की धारिता है। तो आपको लिखना है कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता उसमें जुड़े सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है या होता है? होती है, धारिता होती है नहीं। ठीक है, तो क्या लगेंगे? संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता उसमें जुड़े सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। क्लियर? अब देखिए बेटा इधर तो देखो, देखिए ये हमारा श्रेणी क्रम का सूत्र नहीं, समांतर क्रम का, और ये क्या है? हमारा श्रेणी क्रम का सूत्र। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो ये तो हमने आपको पहले बता दिया है कि संधारित्रों की यदि धारिता को घटाना है या बढ़ाना है, समझ में आ रही? संधारित्रों की जो धारिता है उसको घटाना है या बढ़ाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बहुत से संधारित्रों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। क्या चल रहा है? एक एग्जाम्पल लेके चल रहा है कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई 3 संधारित्र हैं। मान लो हमारे पास कितने संधारित्र हैं? 3। उदाहरण के तौर पे मान लो कि हमारे पास कितने संधारित्र हैं? 3 संधारित्र हैं, और वो भी कितने माइक्रोफेरेड के हैं? 3-3 माइक्रोफेरेड के। कितने माइक्रोफेरेड के हैं? 3-3, यानी 3 संधारित्र हैं। पहला संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफेरेड है, दूसरे की 3 माइक्रोफेरेड है, और तीसरे की भी क्या है? 3 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो संधारित्र है C1 बराबर कितना है अपना? 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, C2 बराबर भी कितना है बेटा? 3 माइक्रोफेरेड, और C3 बराबर भी कितना है? 3 माइक्रोफेरेड। समझ में आ रही? इनकी धारिता है C1 का मान 3, C2 का मान 3 और C3 का मान 3, और ये 3 संधारित्र हैं। अब वे जाके रहे कि इन संधारित्रों को किन क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, इन संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि नंबर 1 धारिता अधिक हो और नंबर 2 धारिता क्या हो? कम हो। अब बताना है आपको कि हम किस क्रम में जोड़े कि धारिता अधिक हो जाए और दूसरे पे धारिता क्या हो जाए? कम हो जाए। तो देखिएगा, अधिक धारिता के लिए जोड़ते हैं हम समांतर क्रम में, और कम धारिता के लिए जोड़ते हैं हम काय में? श्रेणी क्रम में। अगर तुम्हें धारिता कम चाहे, ठीक है ना, यदि आपको धारिता क्या चाहिए? कम चाहिए, तो जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम में, और ज्यादा धारिता चाहे तो काय में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। अब कैसे? देखो, समांतर क्रम का सूत्र ये है ना, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या है? C3। तो C बराबर, अगर देखो, अगर हम C बराबर निकालें यहाँ से, तो C1 का मान कितना है? 3, C2 का मान कितना है? 3, और C3 का मान भी कितना है? 3। तो C बराबर 3 3 6 3 कितने हो जाए? 9 माइक्रोफेरेड। कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफेरेड। तो अगर हम 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ रहे तो उसकी धारिता कितनी आ रही? 9 माइक्रोफेरेड। आ रही क्या नहीं आ रही?
अब ए को मान लो, जो अधिकतम के लिए हो गया। अब ए को मान लो हम समानता क्रम में जोड़ दें, काय में जोड़ दें, समानता क्रम में। तो समानता क्रम का सूत्र ये है, तो कैसे जोड़ेंगे, 1/c बराबर 1/c1 का मान 3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3 होगा ऐसे ही। अब देखो, तो 1/c बराबर एलसीएम ले लो, कितने आ जाए, लघुत्तम में 3 आए, तो ऊपर का करो तो क्यों होगा, कितना होगा, 1 प्लस 1 और प्लस कितना आएगा, 1, इतना ही आएगा। तो 1/c बराबर 1 और 1 2 1 कितने हो गए, 3 और बटे 3, तो 3 एकम 3, ठीक है ना। आप यहाँ पे कितना बचना है, 1 बचना है, तो 1/c बराबर क्या आ गया, 1, तो c बराबर भी कितना आएगा, 1 आएगा क्या नहीं। तो बताइए, समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ने से धारिता कितनी आ रही, 1 माइक्रोफैराड, कितनी आ रही, 1 माइक्रोफैराड। और अरे यार उल्टा बोल रहा, सॉरी, श्रेणी क्रम में जोड़ने से, श्रेणी क्रम में जोड़ने से धारिता कितनी आ रही, 1 माइक्रोफैराड, और समांतर क्रम में जोड़ने से धारिता कितनी आ रही, 9 माइक्रोफैराड। अब बताइए किस क्रम में धारिता अधिक है, समांतर में है कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि संधारित्रों को अधिक धारिता की जरूरत है तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और कम धारिता की जरूरत है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। पेपर में भी आपका पूछ सकते हैं, जैसे हमने बताया ना कि कोई 3 संधारित्र या 2 संधारित्र के मान दे देगा और वह कहेगा किस क्रम में जोड़ें कि अधिक धारिता आ जाए, किस क्रम में जोड़ें कि कम धारिता आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर अधिक धारिता के लिए बोलेगा तो आपको कहना है कि समांतर क्रम में जोड़ो, और कम धारिता के लिए बोलेगा तो आपको कहना है श्रेणी क्रम में जोड़ो। क्लियर। तो ये कछु ऐसी चीजें हैं कि जो समझना जरूरी है, पेपर में इनको पूछ सकता है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। हमने आपको बताया था ना, क्या बोला था हमने आपसे बताया था कि हम आपको जब ये दोनों क्रम हो जाएंगे तब बताएंगे हम कि ना श्रेणी क्रम समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं और इन्हें जोड़ने से क्या फायदा है, ठीक है। तो जब हमने बता दिया, इस बात को अपने दिमाग में नोट करें, ठीक है। और ध्यान रखें, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेटा कमेंट जरूर करें, ठीक है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं दूसरों से, और दूसरे बच्चों को भी चैनल की लिंक भेजें कि भैया इस चैनल से पढ़ाई करो फिजिक्स और मैथ की। गारंटी हम दे रहे हैं कि यदि आप वीडियो अच्छे से देखोगे, मन लगा घर पे पढ़ाई करोगे, तो आपको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।